नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका षष्ठी गुरु वीरेंद्र सर आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह सर बेस्ट जीके क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के अंदर लेसन नंबर 6 और लेसन का नाम है केंद्र सरकार। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेसन नंबर 6 है। ये आपके सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th की बुक्स में से लिया गया है और लेसन का नाम है केंद्र सरकार। विद्यार्थियों, इसमें से आपके जो प्रश्न आएगा वो एक आएगा, वह निबंधात्मक। तो विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक है वो है सरकार का अर्थ है परिभाषा। यानी सरकार किसे कहते हैं, क्या होती है सरकार। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सरकार किसे कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर सरकार का अर्थ लिखा हुआ है, राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है। इससे मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था हो उसे सरकार कहा जाता है। कहने का मतलब ये विद्यार्थियों कि राज्य एक भावात्मक अवधारणा मतलब जिसको महसूस कर सकते हैं, भावात्मक, जो एक अमूर्त है। अमूर्त मतलब दिखाई नहीं देती है और अदृश्य है। राज्य एक अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है। इस संस्था को मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था है वो सरकार कहलाती है। देखो, यानी कि राज्य को जो मूर्त रूप प्रदान करती है उसी को बोलते हैं सरकार। आगे लिखा है, सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त और कार्यान्वित किया जाता है। देखो, यानी कि सरकार क्या है, एक निर्जीव वस्तु। राज्य क्या है, एक निर्जीव है। उस राज्य को यानी कि सरकार क्या करती है, उसकी जो भी नीतियाँ होती है, सामूहिक इच्छा होती है, उसको निर्धारित करती है, अभिव्यक्त करती है और क्रियान्वित करती है। देखो, कार्यान्वित मतलब क्रियाशील करती है उसको। ठीक इसके नीचे लिखा हुआ है, सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखो, यानी कि बिना सरकार के राज्य एक पत्थर के समान है, एक निजी वस्तु के समान है, यानी किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता वो। तो राज्य को यानी कि एक तरह से क्रियाशील मूर्त रूप प्रदान कौन करता है, सरकार करती है। तो ये आपको अर्थ लिखना है सरकार के अंदर। नेक्स्ट है, यहाँ लिखा है, देखो विद्यार्थियों, सरकार के प्रमुख 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग है वो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत के अंदर हमारे जो व्यवस्थापिका है उसको बोलते हैं संसद। यानी भारत की जो अंदर जो संसद है उसी को बोलते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का अर्थ होता है यानी कानून का निर्माण करने वाली संस्था। तो यानी कि आज हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका यानी कि संसद के बारे में कि संसद क्या है। तो यहाँ देखो आपके लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा, जिसके नाम होंगे क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका मतलब हो गया संसद के अंदर आपके कितने अंग होते हैं, 3। कौन कौन से अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों क्या होता है, संसद के संयुक्त रूप होते हैं। यानी संसद के अंदर कितने भाग होते हैं, 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा की रचना और संगठन। यानी कि संसद का जो पहला अंग है वह लोकसभा, यानी लोकसभा की रचना और संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये लेसन निबंधात्मक है। तो निबंधात्मक के अनुसार आपको क्वेश्चन याद करना है। तो इसमें पहला पॉइंट आपके क्या लिखेंगे, लोकसभा की रचना और संगठन। तो यहाँ लिखा देखो, लोकसभा संसद का प्रथम व निम्न सदन है। इन लोकसभा क्या बोलते हैं, संसद का प्रथम व निम्न सदन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। किसे, लोकसभा को। इसे क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। किसके, लोकसभा के। यानी जनता द्वारा क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और लास्ट पॉइंट आपके इसके अंदर लिखना है आपको, ये एक अस्थायी सदन है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। तो ये आपको पहले पॉइंट के अंदर लिखना है, लोकसभा की रचना और संगठन के अंदर। दूसरा जो पॉइंट आता है इसके अंदर वो है सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या। तो क्या लिखा है विद्यार्थियों, देखो, मूल संविधान में, मूल यानी कि जब लोक संसद की स्थापना हुई थी, यानी संविधान जब बना था उस समय, संविधान निर्मित हुआ उस समय लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी, 500। देखो, 500 निश्चित की गई थी, लेकिन लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है, 552 हो सकती है। वर्तमान में कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 तो होते हैं राज्यों से
20 होते हैं आपके संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश से, और आपके राष्ट्रपति क्या करता है, 2 सदस्यों को अखिल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 530 राज्यों से 20 सदस्य होते हैं संघीय क्षेत्रों से, और 2 सदस्य होते हैं अखिल भारतीय, जिसको राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। तो 552 अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है निर्वाचन, यानी लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो लिखा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क कहा गया। देखो, यानी लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि 2 सदस्यों को छोड़कर लोकसभा के सभी सदस्य क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा। ठीक है, तो 2 सदस्यों को छोड़कर लोकसभा में प्रत्येक सदस्य क्या होता है, निर्वाचित होते हैं। और वयस्क किसे कहा गया है, जो 18 वर्ष का हो। नेक्स्ट हमारे विद्यार्थी जो लिखा है 4 नंबर पॉइंट है वो है सदस्यों की योग्यता, यानी लोकसभा सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उसमें देखो पहला पॉइंट है वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, यानी कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह लोकसभा का मेंबर हो सकता है। दूसरी योग्यता है उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी जो योग्यता है वो लिखी है भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किया हो, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर वह कार्यरत ना हो। चौथा जो पॉइंट है योग्यता के अंदर वो है वह किसी भी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो या दिवालिया न हो। देखो, यानी पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए किसी न्यायालय द्वारा। तो इसका मतलब है ये सारी ये योग्यता है उसके लोकसभा सदस्य के लिए। तो यहाँ देखो विद्यार्थियों 5 नंबर पॉइंट जो लिखा है कार्यकाल, यानी लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ लिखा है देखो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। यानी कि लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, इसको 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। और सिफारिश कौन करता है भंग करने की, लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करता है देश का प्रधानमंत्री, और किसे करता है, राष्ट्रपति को। और इसको भंग करने का अधिकार किसको होता है, देश के राष्ट्रपति को। 6 नंबर जो पॉइंट है विद्यार्थियों वो है अधिवेशन, लोकसभा का अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिवेशन बुलाए जाते हैं, यानी कि मीटिंग बुलाई जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और स्थगित की जाती है। इस संबंध में नियम केवल ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि एक तरह साल में 2 बैठक हो गई और 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए 2 बैठकों के मध्य। ये था अधिवेशन। 7वां जो पॉइंट आता है लोकसभा से संबंधित गठन में वो है लोकसभा के पदाधिकारी। क्या भाई लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं। तो यहाँ लिखा है देखो विद्यार्थियों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। देखो, यानी कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। इन दोनों का जो चयन किया जाता है वो लोकसभा के सदस्य ही क्या करते हैं, इन दोनों का चयन करते हैं। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन कौन करती है, लोकसभा के सदस्य। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। देखो, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार भी किसको है, सदस्यों को है। यह लिखा है देखो, यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से ये आश्चर्य का प्रस्ताव पास हो जाए, कहने का मतलब है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लगाने का अधिकार भी सदस्यों को है, यानी निर्वाचित करने का अधिकार भी सदस्यों को है, और सदस्यों को हटाने, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का अधिकार भी सदस्यों को प्राप्त है। नेक्स्ट विद्यार्थियों पॉइंट है 8वां पॉइंट, अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसका क्या कार्य और क्या शक्तियाँ है। तो इसमें देखो आपको पॉइंट्स याद करने हैं। पहला पॉइंट है अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। यानी लोकसभा की सभी बैठक जो होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष करता है। और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी किया जाता है। देखो, क्योंकि अध्यक्ष है तो सदन में शांति व्यवस्था अनुशासन बनाने का कार्य कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। दूसरा जो पॉइंट्स है वो है लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। देखो, यानी लोकसभा के समस्त कार्यक्रम जो होते हैं वो अध्यक्ष क्या करता है, निश्चित करता है। तीसरा जो पॉइंट है
वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। कौन? अध्यक्ष। जैसे परिवहन समिति के उपसभापति को वह नियुक्त करता है। यानी अध्यक्ष के अंदर आपके लोकसभा के अंदर कुछ समितियाँ होती है, लोक लेखा समिति, परिवहन समिति, इन सभी समितियों का मेन हेड कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होना है। चौथा पॉइंट है, अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। यानी किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। पांचवा पॉइंट है, संसद और राष्ट्रपति के बीच में सारा जो पत्र व्यवहार होता है उसी की देखरेख में होता है। देखो, यानी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के बीच में जो भी पत्र व्यवहार होता है वो किसकी देखरेख में होता है? लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। तो ये था विद्यार्थियों हमारा लोकसभा की रचना और संगठन जो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से समझा। ये निबंधात्मक नंबर 1 हमारा लेसन नंबर 6 केंद्र सरकार से संबंधित है। तो मैंने आपको ये लोकसभा का गठन और रचना के बारे में समझाया। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विद्यार्थियों, अपना नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।